बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ की अदालत में नाज़िया मलिक आपके साथ। आज का भी हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एफ़आईआर के हवाले से कि एफ़आईआर क्या होती है, कैसे दर्ज होती है और अगर दर्ज ना हो तो क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी आवाम जो है उसको आगाही देना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। आज हमारे साथ जो मेहमान है बहुत इंपॉर्टेंट और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट एम नदीम शाह जलाली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये बताएं कि सबसे पहले कि ये है क्या और इसे दर्ज कैसे किया जाता है। तो ये सबसे पहले बताएं, उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद इस पे जानेंगे। जी जी जी। एफआईआर बेसिकली कोई भी इंसिडेंट किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ होता है तो वो इंसिडेंट की कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए थाने पर पहुंचता है, तो वहां पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराता है। तो वो थानेदार जो है वो उसकी कंप्लेन को दर्ज करता है सेक्शन 154 के तहत, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। तो अपनी कंप्लेन दर्ज कराने को हम लोग एफआईआर कहते हैं। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि एफआईआर मतलब कैसे दर्ज होती है और इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। एफआईआर दर्ज करने का तरीक़ेकार ये है कि जिनके साथ जो वाक़या पेश आया है वो वाक़या है कि एप्लीकेशन दरख्वास्त में बनाएगा, बनाने के बाद दरख्वास्त जाकर थाने पर सबमिट कराएगा। सबमिट कराने के बाद अगर खुदा न खास्ता वो ज़ख्मी है तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद ड्यूटी अफसर जो है वो मेडिकल का लेटर देगा कि जी आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाएँ, और हॉस्पिटल जाने के बाद आप अपना फ़र्स्ट एड लें। फ़र्स्ट एड लेने के बाद आप अपना आके बयान यहाँ पर दर्ज कराएंगे। उसके बाद तफ्तीशी अफसर को वो एफआईआर चली जाती है, जो भी तफ्तीशी अफसर होता है, फिर आगे तफ्तीश शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं हम एफआईआर, और उसका दर्ज होना और उसका तरीक़ेकार। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एफआईआर की? एफआईआर की इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी बंदे को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। होता ही है कि अगर कोई मसला मसाइल हो गया, कोई इंसिडेंट रूनुमा हुआ है, तो उस इंसिडेंट के ऊपर काफ़ी लोग खुद ही फैसला करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसलिए कानून मौजूद है और पुलिस स्टेशन मौजूद है, तो पुलिस स्टेशन पर जाए प्रॉपर तरीके से और अपनी एप्लीकेशन ऑब्लिक कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराए। उसके बाद वो पुलिस अफसर का काम है उस बंदे को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करने के बाद वो जो भी उन पे चार्ज होता है वो चार्ज करे और कोर्ट में पेश किया जाए उनको। अच्छा, एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद की प्रोसेसिंग क्या होगी? एफआईआर दर्ज होने के बाद होता ही है कि एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद अगर बंदा गिरफ्तार हुआ होता है तो एफआईआर और उसको हम कहते हैं मुशीरनामा बनाया जाता है। जो ड्यूटी पर मौजूद वहाँ पर मामूर है, फ़र्ज़ करो एक मोबाइल अफसर वहाँ पर मौजूद था, दो बंदों में आपस में कोई मसला हुआ, कोई पड्डा, कोई झगड़ा हुआ, तो उसने वहाँ पर वो मुशीरनामा बनाया, या खुदा न खास्ता डकैती हुई तो वो वहाँ पर उसको बंदे को गिरफ्तार करेगा, मुशीरनामा बनाएगा, दो गवाहों के दस्तखत लेगा, फिर वो मुशीरनामा बना के थाने पे जाके एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद वो एफआईआर और मुशीरनामा जो तफ्तीशी अफसर होगा उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज करते हैं उनको कहा जाता है ऑपरेशन, और जो तफ्तीश करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास चला जाएगा। वहाँ का जो सीनियर अफसर होगा, जिसे हम कहते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी मर्जी के मुताबिक वो चाहे खुद इन्वेस्टिगेट करे मैटर को या अपने सब ऑर्डिनेट को दे कि भाई ये एफआईआर और इसको आप इन्वेस्टिगेट करें मैटर को, तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी ना। अच्छा, अब दो सवाल साथ बनते हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, लेकिन उससे पहले कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना की गई तो क्या होगा? गुड, ज़बरदस्त सवाल किया आपने। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब नहीं होती तो जो भी बंदा है जिसको कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंप्लेनेंट यानी मुद्दई जो है, मुद्दई अपनी दरख्वास्त में लिखेगा, उनके जो बाला अफसरान हैं पुलिस ऑफिसर्स, वो ऐसे जस्ट लाइक एज एसएसपी, डीआईजी, आईजी साहिबान को लिखेगा कि जी मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें जो मेरे तफ्तीशी अफसर हैं वो मेरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे और मुझे शक है कि जी वो मुलजिमान के साथ मिल गए हैं, तो वो फिर उन पे एक्शन लेंगे
और एक्शन लेने के बाद उस तफ्तीशी अफसर को कहेंगे प्रॉपर क्यों नहीं कर रहा। अगर वो वाकई प्रॉपर नहीं कर रहा, वो एक्शन लेके और उनकी जब वो रिपोर्ट सबमिट होती है तफ्तीशी अफसर की, तो उसके बाद वो उनको चेंज भी कर देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि इसमें कितना टाइम दरकार होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर जिस डेट से होती है उस डेट से लेकर और उसके बाद 14 दिन का टाइम होता है कि 14 दिन के अंदर इन 14 डेज आपने फाइनल चार्जशीट सबमिट करानी होती है कंसर्न कोर्ट पर। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि एक तो हमने एफआईआर की ये बात कर ली कि एफआईआर जो है वो नॉर्मल लोग जो है अपने कोई भी उनको मसाइल होते हैं या उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है या कोई चोरी का हो गया, लेकिन अक्सर औकात प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो हमने ये देखा है कि आपस का मामला है, जिस तरह बहन भाई आपस में कोई प्रॉपर्टी का उनका अपना मामला है, जायदाद की तकसीम का मामला है, उसमें एफआईआर नहीं कटती। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं होती, उसके लिए सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शेयर का जो सिविल सूट होता है वो फाइल करना पड़ता है, उसको हम सिविल सूट कहते हैं। एफआईआर नहीं बनती उसमें, क्योंकि ये क्रिमिनल वो नहीं है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज में नहीं आती है चीज़। अच्छा। ये सिविल में आती है, इसलिए सिविल सूट। लेकिन अगर कोई जायदाद पे कब्जा कर ले, जिस तरह कोई रेंटल है और किसी को रेंट पर दी हुई है कोई जायदाद, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या एफआईआर कट सकती है कि वो जगह खाली ना कर रहा हो या तंग कर रहा हो? अब आपने दो सवाल यहाँ पे किए, एक तो जिस जायदाद पर कब्जा, नाजायज कब्जा, उसके लिए 2005 एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट पाकिस्तान में लाया गया, मुतारिफ कराया गया, तो उसके तहत इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वो दाखिल किया जाता है, वो क्रिमिनल में ही आता है। और अभी आपने कहा रेंटल, तो रेंटल के लिए तो रेंट कंट्रोलर है, वो रेंट केसेस अलग होते हैं, वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएंगे, वो रेंट केस दाखिल किया जाएगा उनके खिलाफ कि जी अब ये इसका मुआहिदा था हमारे साथ 11 महीने का, अब 11 महीने होने के बावजूद ये यहाँ से जा नहीं रहा और निकल नहीं रहा, तो इसका क्या तरीक़ेकार? इसका तरीक़ेकार ये वो रेंट केस दाखिल करेगा, जिससे हम कहते हैं रेंट केस और इजेक्टमेंट सूट भी कहते हैं जिसको, इजेक्टमेंट का केस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, लेकिन जाना है एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज फैज़ की अदालत में हमारा टॉपिक है एफआईआर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को आगाही नहीं होती कि एफआईआर क्या है, इसको फ़ाइल कैसे किया जाता है। अच्छा, अब कुछ सवाल हैं, मैं एक एक करके मैं सवाल करती जाऊँगी। हमारे साथ मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वो हमें सवालों के जवाब देंगे। तो नेक्स्ट सवाल है कि एफआईआर क्या एडिट हो सकती है? एफआईआर एडिट हो सकती है, मतलब ये नहीं, एफआईआर जब कभी भी एक मरतबा दर्ज हो जाए तो वो एडिट नहीं होती। अच्छा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग ये और एफआईआर मतलब एक ही वाक़े की 2 एफआईआर भी नहीं हो सकती। अच्छा, ओके, एक ही एफआईआर होनी है, एक ही होगी इसकी। ठीक है। अच्छा, किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है या मुतल्लिका थाना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुतल्लिका थाना जुरिस्डिक्शन, जिस थाने की जो हुदूद होती है उसी में वो एफआईआर, यानी कि जहां पर जो वाकया पेश आया उसी थाने की हुदूद, वो उसी थाने में जाएगा और वहां पर जाकर अपनी एफआईआर। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को अपने थाने के बारे में पता नहीं होता कि वो कभी किसी जगह जा रहा होता, कभी किसी जगह जा रहा हो, तो ये कैसे पता कराए कि मेरा थाना कौन सा है? बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पर आप 15 पे कॉल करें, वहां से कंफर्म कर लें, या अगर हादसा इतना मतलब वो है कि आप समझ रहे हैं कि इमरजेंसी है, तो 15 पे कॉल करेंगे। बहुत जबरदस्त सर्विस हो गई आज पुलिस की, 15 पे फौरन पुलिस आ जाती है, वो आपके कनेक्ट थाने से, कंसर्न थाने से ही आएगी, जो जुरिस्डिक्शन बनती है उसी की मोबाइल आएगी। खुदा ना खास्ता अगर ये चीज भी नहीं है तो वहां पर मौजूद ट्रैफिक एहलकार वगैरह होते हैं, तो उनसे आप पूछ लें, उनके पास ये होती है अवेयरनेस, तकरीबन मोस्टली वो बता देते हैं कि जी फला थाना लगता है। ठीक है। अच्छा, किसी एविडेंस की जरूरत होती है एफआईआर के लिए? एफआईआर के लिए एविडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एविडेंस कलेक्ट की जाती हैं, उन्हीं की रोशनी में, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए फाइनल चार्जशीट बनती है। अच्छा, ये क्या होती है कच्ची एफआईआर जो होती है? जी, कच्ची एफआईआर उसको हम कहते हैं नॉन कॉग। कोई भी ऐसा मसला है, सपोज आप लोग गए थाने पे कि जी खुदा न खास्ता किसी का बच्चा गुम हो गया है,
मतलब गुम से वो जी रात से घर पे नहीं आया बच्चा, तो उसको फिलहाल कच्ची रिपोर्ट, कच्ची एफआईआर लफ्ज दे दिया गया है। नॉन कॉक जिसको कहा गया है, वो थाने पर एंट्री कर लेते हैं वो लोग, और वो कहते हैं कि जी पुलिस ऑफिसर क्या आप जो है अपने तौर पे ढूंढें, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं और अल्लाह करेगा कि मिल जाएगा, खुदा न खास्ता नहीं आता तो फिर हम 2 या 3 दिन के बाद, या जो भी टाइम है बेहतर समझते मुनासिब वक्त के हिसाब से, वो फिर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अच्छा, अगर कोई किसी भी थाने में अगर एफआईआर दर्ज करने में टाइम लगा रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही है। होता यह है कि जी एप्लीकेशन आपने सबमिट करा दी, अक्सर और बेशतर ये मामला देखने में आया है कि जब भी किसी भी बंदे के साथ कोई वाक़या रूनुमा हुआ और उसने थाने को अप्रोच किया, तो थाने वाले एफआईआर नहीं करते, एप्लीकेशन ले लेते हैं, रिसीव करके वापस कर देते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप समझ रहे हैं कि जी थाना आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो उससे बाला अफसरान एसएसपी, कंसर्न जो एसएसपी है उसके पास आप जाएं, अपनी एप्लीकेशन वहां पर भी सबमिट कराएं कि जी ये पोजीशन है और ये बात है। डीआईजी के पास भी आप करा दें, वहां का जो कंसर्न डीआईजी है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करा दें और आप देख लें। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर ऑनरेबल कोर्ट को आप अप्रोच करेंगे, जहां पर सेक्शन दिए गए 22A और 22B, जिसके तहत आप अपने एफआईआर के लिए आप कोर्ट को कहेंगे कि जी सर ये मैं थाने पर बार बार जा रहा हूं और थाना जो है वो मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, सो मुझे जो है वो एफआईआर के लिए एसएचओ को डायरेक्शन दें कि मेरी एफआईआर दर्ज करें। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नाजरीन जो है वो सुन भी लें कि अगर कोई थाना जो है वो नहीं एफआईआर दर्ज कर रहा तो वो कोर्ट के जरिए पिटीशन के थ्रू दायर करें, और फिर वो कोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट उनको फिर डायरेक्शन देगी, एसएचओ साहब को कॉल करेगी, 7 दिन का टाइम होता है कि भाई आपने क्यों नहीं दर्ज किया। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं उस पिटीशन में, फिर ऑनरेबल कोर्ट उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आगे के लिए डायरेक्शन दे दिया कि जी आप इनका बयान रिकॉर्ड करें 154 के तहत या इनकी एफआईआर दर्ज करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह अभी ये वाली बात की हमने कि दर्ज नहीं करते हैं ये एफआईआर, अगर पुलिस वाले दर्ज नहीं कर रहे होते, इसी तरह ही जो है वो अगर खाली पर्चा दे देते हैं, जिस तरह खाली उन्होंने जो है एप्लीकेशन दे दी वापस, तो आम आवाम जो है उसको समझ नहीं आता कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की या उन्होंने जो खाली एप्लीकेशन पे उन्होंने जो है साइन कर दे दिया, उन्होंने खाली एप्लीकेशन वापस कर दी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है? इसका कोई स्पेशली कोई एविडेंस देते हैं वो एफआईआर का, ये कैसे पता चलता है? जी आपने देखें सवाल किया कि ये जो बात है कि जी खाली एप्लीकेशन देती है, हाँ, एक आम आवाम को तो नहीं पता चले, वो समझे कि शायद एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्कुल हाँ। होता है ये। तो इसका तरीकेकार ये, आप अपनी एप्लीकेशन को थ्रू टीसीएस या रजिस्ट्री डाकखाने से जो रजिस्ट्री होती है वो, या किसी भी मतलब ये प्राइवेट जो अपनी सर्विसेज वगैरह हैं, जो लिपर्ट्स कंपनी है जैसे, तो उसके थ्रू आप टीसीएस कर दें। फिर आप जो है उस टीसीएस की रसीद और जो आप दरख्वास्त भेज रहे हैं कंसर्न थाने को, तो वो आप अपने पास रखें और वो रसीद ले जाके आप पिटीशन दायर करते हैं ऑनरेबल कोर्ट को कि जी हमने ये थ्रू रिसिप्ट, ये देखें रिसिप्ट भी है, हम खुद भी गए तो हमारी थाने ने बात नहीं सुनी और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, हमें वापस टाल मटोल करके वापस भेज दिया गया। तो हमने फिर ये थ्रू टीसीएस वगैरह ये चीजें की थी, या जो भी कंपनी है मतलब तो की थी, और ये उसका सबूत है। इस पे थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि ये पहले तो जाकर डायरेक्ट थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद अगर उनको ये इल्म हो जाता है कि ये एफआईआर नहीं कटी है, तो फिर वो जो है वो पिटीशन दें। लेकिन अगर किसी को इल्म ही नहीं है, वो अपना पर्चा लेकर चले गए, वो समझ गए कि एफआईआर होगी, तो इसका कोई मखसूस का कोई डिफरेंस होता है एप्लीकेशन में या उसमें? जी हाँ। जब एफआईआर की जाती है तो एक कॉपी जो है मुद्दई को दी जाती है कि जी आपकी ये एफआईआर दर्ज हो गई है, और अभी तफ्तीशी अफसर के पास आप कोई स्टैंप होता है एफआईआर का? ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। थाने का स्टैंप होता है, और वो फिर आपको कहते हैं कि जी आपका अब तफ्तीशी अफसर फला है, यानी एफआईआर जो है वो आपकी हो गई और तफ्तीशी अफसर फला, आप उनसे मिल लें। अच्छा, मतलब इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को के बारे में बताते हैं कि ये आपका इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, ठीक है, ओके, फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये कंफर्म हो जाता है। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद थोड़े से सवाल होंगे और उसके साथ साथ हम अपनी लाइंस भी ओपन कर देंगे, जो कॉलर्स हैं वो हमें कॉल भी कर सकेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, फैज़ की अदालत में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारा सवाल अभी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर तक पहुंच गया था कि एफआईआर जब दर्ज हो जाती है उसके बाद इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के पास भेजा जाता है, फिर क्या होता है उसके बाद ये हम जानेंगे एडवोकेट साहब से कि अब इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू हो गया है, फिर हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 14 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कंप्लेंट करनी होती है और चालान कोर्ट में सबमिट कराना होता है। खुदा न खास्ता अगर कोई केस इतना बड़ा और चौड़ा है जहां पर मतलब चौड़े से मुराद ये कि लंबा चला जाता है कि जी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, तो 3 दिन का टाइम मजीद वो कोर्ट से परमिशन लेता है। 3 दिन और कोर्ट जो है वो इजाज़त दे सकती है, कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इजाज़त देते हैं कि जी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। तो मतलब 17 डेज हो गई है एटलीस्ट, मतलब होता है मोस्टली ये है कि 14 दिन के अंदर चालान सबमिट करा दिया जाता है। फिर उसके बाद चालान जब सबमिट हो जाता है तो केस ट्रायल के लिए शुरू हो जाता है। जज साहब उसको देखते हैं, स्क्रूटनी वगैरह होती है, फिर वो देखने के बाद उसको अप्रूव करते हैं और फिर केस के लिए मजीद आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऑलराइट, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नामुकम्मल हो पाए तो उसके लिए क्या करना होता है कि इतने टाइम में अगर नामुकम्मल हो सके? खुदा न खास्ता अगर इस दौरान जो नहीं मुकम्मल हो पाती तो वो डिले में आती है वो चीज़, और डिले का फ़ायदा हमेशा जो है चालान में वो तकरीबन 21 को ही जाता है। तो इसलिए बड़ा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है इस चीज़ पे कि 17 डेज एटलीस्ट 17 डेज के अंदर अंदर चालान को सबमिट करना है। और खुदा न खास्ता जो तफ्तीशी अफसर इन 17 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाता और ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच नहीं करता तो उसके खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है तो वो फिर इशू करती है। फर्ज कर शोकाज वगैरह निकालना है या कोई नोटिस वगैरह देना है तो वो चीज़ की जाए। अच्छा, हमारे एक सवाल और है, लेकिन वो हमने जैसी लाइन ओपन की हमारे पास कॉलर्स जो है वो आना मौजूद हो गए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप सवाल बताइएगा। जी, मेरा नाम समीर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं थाने में 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन दे दी है एफआईआर की और रिसीव भी कर ली है, मगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अब इसका क्या आगे प्रोसीजर है? ठीक है, अभी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी सवाल जो है मुझे ये मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो जमा करा ली है, लेकिन अभी तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जी आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करें और वहाँ पर पिटीशन दायर कराएं। पिटीशन दायर कराने के बाद वो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उनको नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद आपका इलाका एसएचओ जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगा, वजूहात बयान करेगा कि क्यों नहीं एफआईआर की। फिर वो वजूहात जो मतलब उसको हम रिपोर्ट कहते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट जो बेहतर ऑर्डर समझेगी वो पास करेगी। अगर वो उनकी नेग्लिजेंसी है और नाअहली है, सुस्ती कर रहे हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट या ऑर्डर करती है कि डायरेक्शन देती है कि जी इनकी एफआईआर दर्ज करें। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल बताइएगा आज के टॉपिक के हवाले से। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अफसर जो है वो मेरी स्टेटमेंट को टेलकोड नहीं कर रहा और मुल्जिमान को फेवर दे रहा है। अच्छा ठीक है, मुल्जिमान को फेवर दे रहा है और आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे। स्टेटमेंट सुन ली, स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा जी। इनके लिए ये है कि ये पहली फुर्सत में जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अफसर बाला अफसर को एसएसपी, डीआईजी और आईजी को एक एप्लीकेशन लिखे कि जी आयु साहब जो है वो मुझे शक है कि जी वो मुल्जिमान के साथ मिल गए और मेरे केस की प्रॉपर पैरवी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। तो वो जो है और मेरे स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड यानी मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे प्रॉपर, फौरी तौर पर जो है वो अप्रोच करें। तो इंशाल्लाह वो फिर आगे उनको कहेंगे तफ्तीशी अफसर को और उनसे पूछेंगे कि जी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड, तो आप अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो खुदा ना खासा और वाकई इस बात में मुलविस पाए गए तफ्तीशी अफसर, तो वो फिर बाला अफसरान जो है तफ्तीशी अफसर को चेंज कर देते हैं। तो इनको पहली फुर्सत में चाहिए कि बाला अथॉरिटीज, बाला ऑफिशियल्स जो इनके जो बाला हायर अथॉरिटीज या उनको बाला जो अफसरान जो है उनको कहाँ, उसी थाने में ही होंगे या नहीं, वो मतलब जो इनके बाला अफसरान होंगे मतलब एसएसपी, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कैसे वो जाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? जी बिल्कुल, वो थाने के किसी भी एहलकार से पूछ लें जी एसएसपी साहब का दफ्तर कहाँ है, ठीक है, तो वो एसएसपी साहब से जाके
उन्होंने, अच्छा जी, तो इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। ऑलराइट, एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना सवाल बताइएगा। जी, मेरे भाई के खिलाफ एक FIR हुई है। वो है तो मासूम, और जो केस का IO है वो भी कह रहा है कि ये बेगुनाह है। अब इसमें समझ आ रहा है कि इसका हल क्या है और अब हम क्या करें इसके लिए। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें यह है, अगर आपके भाई का अकेले का नाम है इसमें, ठीक है, और वो FIR उनके खिलाफ हुई है और तफ्तीशी अफसर की जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है उसकी रोशनी में अगर आपके भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे तो वो उसमें जो है वो C क्लास की समरी जो है वो बनाकर कंसर्न मजिस्ट्रेट को दे देगा और IO के पास इख्तियार है सेक्शन 497(2) के तहत आपके भाई को वो रिलीज कर सकता है थाने से, ठीक है। और अगर आपके भाई के अलावा उसमें कोई और बंदे भी हैं और वो बंदे जो है वो मुझे वहां पर मुलजिम बनते हैं, मतलब उनके खिलाफ गवाह हैं, सबूत है, और आपके भाई के खिलाफ जो है जैसा कि आपने बताया नहीं है, तो वो सेक्शन है 169 के तहत जो है वो उसको रिलीज कर सकता है। वो समरी बनाएगा, वो फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगी, फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब मुतमईन होंगे तो उस समरी को अप्रूव करेंगे, अदरवाइज जो है वो प्रोविजन के तहत अडॉप्ट करते हुए उनको ट्रायल के लिए कर देंगे। 1 मिनट का अगर सवाल का जवाब दे सके, ABC क्लास क्या होती है? ABC जी, A क्लास जो है वो कहा जाता है FIR दर्ज हुई, लेक ऑफ एविडेंस, यानी कि एक वाकया जो है वो रूनुमा हुआ, एक वाकया रूनुमा हुआ लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, तो उसको फिर A क्लास की समरी बना के मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया जाता है। और B क्लास खुदा ना खास्ता, B क्लास उसको कहते हैं कि किसी भी शख्स ने झूठी FIR किसी भी शख्स के खिलाफ कराई और वो साबित हो गई तो B क्लास उसको कहा जाएगा। मुलजिम जो है मुद्दई हो जाता है, मुद्दई जो है मुलजिम हो जाता है। और C क्लास ये होती है कि जी कंप्रोमाइज हो गया या ऐसी कुछ चीजें आ गई, मतलब कंप्रोमाइज के अलावा और कोई ऐसी चीज आ गई तो मुकदमा दर्ज करने के लिए इसको कहते हैं कैंसिल C क्लास की समरी ले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।